बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मैं इंडो पाक हिस्ट्री के ऊपर बना रहा हूँ और इंडो पाक हिस्ट्री का ये टॉपिक है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर अपना एक लिंक दे दूँगा, ट्विटर का लिंक, जिसमें आप जो है मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशंस के हवाले से या कोई मॉडर्न दुनिया में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेक्चर को। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमने ग्रोथ पढ़नी है ईस्ट इंडिया कंपनी की तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई मुल्क हम जब उसकी तरफ जा रहे होते हैं या आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कोई ताल्लुकात क्रिएट करने जाते हैं या कोई बेनिफिट उठाने जाते हैं तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट ऐसी होती हैं जो कि आपको वहाँ पर अट्रैक्ट करती हैं। मैं आपके साथ बारी बारी वो शेयर करता हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी में आप देखते हैं कि आप जिस मुल्क से ताल्लुकात कायम करने जा रहे हैं उसकी जोग्राफ़ी कैसी है। जोग्राफ़ी में मैं जो यहाँ पर चीज़ खुद समझता हूँ वो है उस मुल्क का समुंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसा है और उसमें पोर्ट्स कैसी हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मॉडर्न के लिहाज से। आप अगर रशिया को स्टडी करें तो रशिया के पास जो है एक इशू है कि उसके पास समुंदर नहीं है, अगर कुछ कहीं से थोड़ा बहुत है भी है तो वो जमा हुआ है। अच्छा, उसके लिहाज से आप पाकिस्तान देखिए, हमारे पास समुंदर है अल्लाह की रहमत से। तो चाइना जो है वो 2-3 मुल्कों की तरफ दौड़ रहा था कि वो ट्रेड करे, लेकिन वहाँ पर उस लेवल का एक तो पोर्ट नहीं थी वहाँ पर, अगर थी भी थी वो उस लेवल पर सक्सेसफुल नहीं थी जिस लेवल पे हमारी जोग्राफी थी। उसके बाद दूसरी उस मुल्क की अहम तरीन चीज़ होती है नेचुरल रिसोर्सेज। वो नेचुरल रिसोर्सेज में कैसा है, वहाँ पर ऑयल कैसा है, गैस कैसी है, उसके अलावा वहाँ पर जंगलात कैसी हैं, वाटर रिसोर्सेज कैसी हैं, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है चौथी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा है उसका। तो उसका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ये देखा जाता है कि आप जो सिस्टम चला रहे हैं क्या वो दूसरे को आपके अंदर गुंजाइश देगा कि आप आ सकते भी हैं कि नहीं आ सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि रशिया है, वहाँ पर एक्स सोवियत यूनियन किसी ज़माने में यहाँ पर कम्युनिज्म का सिस्टम रहा है, या जैसे अभी वेनेजुएला की देख ले, वहाँ पर आपको सोशलिज्म टाइप निज़ाम मिलेगा वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला में आप गुंजाइश नहीं दे सकते डेमोक्रेटिक सिस्टम को, या अमेरिका को गुंजाइश नहीं दे सकते जैसे सोवियत यूनियन ने नहीं दी थी। तो वहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है। उसके बाद अगली चीज़ है आइडियालॉजी। किसी मुल्क की आइडियालॉजी कैसे है, और मैं इसके ऊपर एक बड़ी जो मेरा लोडेड पर्सनल बनाया हुआ फ्रेज़ है, मैं कहता हूँ कि आइडियालॉजी जो है वो वॉर से भी डेंजरस होती है। अब ये देखें ना, पाकिस्तान की आइडियालॉजी क्या है, हमारी आइडियालॉजी जो है वो हमारा निज़ाम इस्लाम है, या एक ऐसा हम सिस्टम जो कि हमारा है ज़िंदगी गुजारने का जो कि टोटली डिफरेंट है लोगों से, और वो हमें एक जोड़े हुए है। जैसे कि इंडिया का अग्रेशन चल रहा है हमारे ऊपर, तो उसमें हमारी आइडियालॉजी ऐसी है जो कि हमें बहुत जो है वो यूनाइट किए हुए है। तो फिर ये आइडियालॉजी डिसाइड करती होती है कि आप किसको कितनी गुंजाइश दे रहे हैं। यानी कि अब देखिए कि हिंदू हैं, अभी हिंदुओं की जो अभी किताब एक रिसेंटली छपी है हिंदुत्व के नाम से, तो उसमें आप देखें कि हिंदू जो है वो अपने लोगों को ही गुंजाइश नहीं देते। इनमें दलित, मेरे एक दोस्त थे, हम इसमें इंडिया में मुझे बता रहे थे, कहते कि यार इतना जो है वो ये बैडली बिहेव करते हैं, यानी कि लोग समझते हैं। तो ये एक इन लोगों के लिए बड़ा इशू होता है, यानी कि आप अपने मज़हब में ही लोगों को गुंजाइश नहीं दे रहे हैं। फिर हमारे अगर इस्लाम में है तो प्रॉपरली माइनॉरिटीज़ को आप राइट देते हैं हम। तो ये एक बड़ा इशू देखा जाता होता है कि आपके जब कोई वेस्टर्न लोग या बाहर से कोई लोग आते हैं तो आप उनको कितनी गुंजाइश दे रहे हैं, अपने सिस्टम के अंदर कितना एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा फिर लैंड की फर्टिलिटी देखी जाती है कि आप अगर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, वहाँ की लैंड कैसी है। और सबसे और आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिफेंस सिस्टम, कि आपकी अगर नीयत है कि आप ट्रेड के गर्ज से आ रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर आप ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिकल गर्ज से या मिलिट्री गर्ज से आ रहे हैं तो फिर आप देखते हैं वहाँ का डिफेंस सिस्टम कैसा है। तो ये भी बड़ी अहम तरीन चीज़ होती है डिफेंस सिस्टम, जो कि आपको बताता है कि आपकी जो लैंड या टेरिटरी है वो कितनी जो है वो या यूँ कह लें उसको कि वो कितनी डिफेंस में मजबूत है। अब आप देखें कि अमेरिका का एक तमाशा है पूरी दुनिया में, उसने
वो दुनिया को कहता है कि भाई आप डिफेंस ना अपना बनाए, हम आपका करेंगे डिफेंस। फिर उसके बाद जब आप किसी का डिफेंस कमज़ोर होता है ना, तो फिर आप उनको आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्रिकली भी कंट्रोल करते हैं, फिर पॉलिटिकली कंट्रोल भी करते हैं। साउथ कोरिया की मिसाल ले रहे, उन बेचारों के, मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था साउथ कोरिया का, वो बेचारे जो है ना वो कोई 9 बिलियन के करीब वॉन जो उनकी करेंसी है वो बेचारे देने को फिरते थे। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हमारे सिपाहियों के लिए ये नाकाफ़ी, आप 1.4 के 1.2 बिलियन ट्रिलियन के सॉरी करीब आप हमें दें। तो उनका अब डिफेंस सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, तो जिसकी वजह से वो फिर पॉलिटिकल डिक्टेशन भी लेते हैं। ये भी एक बड़ा इशू होता है। तो जब यहाँ पर आना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पर डिफेंस सिस्टम भी कमज़ोर हो चुका था इलाकों में। हम फिर उसको बारी बारी आगे स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अब है कि ब्रिटिश किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे यहाँ की ट्रेड में, हमने वो देखना है। तो ब्रिटिश यहाँ के मसाले चाहते थे, उनको यहाँ के मसाले बहुत अच्छे लगे, और उसके साथ साथ यह है कि वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस भी थे और इनकी वैल्यू भी थी, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। दूसरा, और ये थे किस इलाके से, ये सदर्न इंडिया के इलाके से इनका ताल्लुक़ था। उसके बाद कॉटन गुड्स एंड यार्न, ये गुजरात के मशहूर थे वहाँ पर। यार्न एंड शुगर, ये मद्रास के वहाँ पर मशहूर थे। उसके अलावा सिल्क थी, पोटाशियम थी, बीटल नट है, साल्ट पैटर है, ये बंगाल के फेमस थे। इन तमाम चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत थी। एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, 1780 के ज़माने में दुनिया का इंग्लैंड वाहिद मुल्क था जो कि दुनिया का पहला रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल कंट्री था और डेवलप कंट्री था ये उस ज़माने में। एक ये थी, और इन तमाम चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत थी, और जिसकी वजह से ब्रिटिश को जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुई कि वो यहाँ पर आए और इन चीज़ों की ट्रेड करे और लॉट ऑफ अर्निंग कमाए यहाँ से। अच्छा, अब ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे पहले भी यहाँ पर कंपनीज काम कर रही थी। हम उनको स्टडी करते हैं, वो कौन कौन सी कंपनीज थी। सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगीज़ आए हैं 16th सेंचुरी के अंदर, और इन्होंने जो जो इलाके कंट्रोल किए हुए थे मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। एक तो इन्होंने गोवा का इलाका कंट्रोल किया हुआ था, उसके अलावा इन्होंने दमान का इलाका भी कंट्रोल किया हुआ था, बॉम्बे भी इनके पास था, और उसके बाद एक और इलाका भी था डायो, उसको कहते थे DIU। ये इलाके इनके कंट्रोल में थे। अच्छा, ये पुर्तगीज़ भी इनके हरीफ थे, यानी कि ट्रेड मैं इसको राइवल कह सकता हूँ, तिजारती हरीफ थे इनके। उसके अलावा दूसरी कंपनी जो बनी, ये सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले कंपनियां थी जो कि यहाँ पर तिजारत कर रही थी। और जो डच कंपनी आई थी ये स्टार्ट हुई है 17th सेंचुरी में, डच ट्रेडिंग कंपनी जो है। और इन्होंने जो जो इलाके अपने कंट्रोल में किए हुए थे, एक इलाके का नाम था चिंसूरा, दूसरा इलाके का नाम था पुलिकैट। यानी कि ये चिंसूरा इन्होंने अपने, यानी कि जब तिजारत करनी शुरू की तो इन्होंने जो ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ पर बनानी शुरू कर दी थी, यानी कि फैक्ट्रीज, ट्रेडिंग पोस्ट से मुराद फैक्ट्रीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने जब फैक्ट्रीज़ कायम करनी शुरू की तो पहले इन्होंने पुलिकैट में, फिर चिंसोरा में, फिर कोलंबो में, और नेगापट्टनम भी एक जगह थी वहाँ पर भी, नेगापट्टनम में भी बनाया है इन्होंने। और उसके बाद कोचन में, ये सारी डच ने अपना कंट्रोल कर लिया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले यहाँ पर पुर्तगीज़ थे, डच थे, और ये यानी कि दो राइवल ये पहले ही तैयार हो गए थे। ये कि कोई भी कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई नई कंपनी आएगी, जाहिर सी बात है जो है वो प्रॉफिट डिवाइड होगा वहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा अब हम फ्रेंच को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, फ्रेंच जब बनी थी वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ये दो कंपनियां यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, ये दो राइवल थी, और इनके ऊपर ब्रिटिश ने कैसे कंट्रोल पाया है वी विल डिस्कस लेटर। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से पहले पहले ये वहाँ के लोकल मर्चेंट चलाते थे। ये लोकल मर्चेंट थे लंदन के, ये वहाँ पर जो है वो चला रहे थे। ये कि आम छोटी सी कंपनी थी ये, इसको वहाँ के लोग मतलब सिंपल ताजर चला रहे थे। जब उन्होंने देखा कि पुर्तगीज़ अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उधर से डच जिन्होंने कि समुंदर में अच्छा कंट्रोल उन्होंने किया, एक अच्छी नेवी डेवलप कर ली थी उस ज़माने में उन्होंने, तो फिर 1600 के अंदर अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया का सॉरी 1600 में जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी उस ज़माने की, क्वीन एलिज़ाबेथ 1 थी,
इसने इन्हें एक चार्टर दे दिया कि आप जाकर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो उस ज़माने में पहली दफ़ा 1600 में इसको टाइटल मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर 1605 में इन्होंने ट्रेड शुरू कर दी थी, यानी कि यहाँ पर ये ब्रिटिश के इधर ईस्ट इंडिया कंपनी इधर आने लग गई थी इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और याद रखें 1605 में जहांगीर की हुकूमत आई थी। अच्छा, अब जब इन्होंने 1605 में अपनी ट्रेडिंग शुरू कर दी थी, ये प्योर ट्रेड की गर्ज से आए थे स्टार्ट में। याद रखें, जब जब आप जो है वो स्पेस देंगे लोगों को, उसमें जो है ना वो लोग आपके वो उसको पावर को कंट्रोल करेंगे। तो ये यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड की गर्ज से आए हुए थे, और ट्रेड से इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिर मिलिट्री डेवलपमेंट की, और फिर उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने 1611 के अंदर फर्स्ट सेटलमेंट की मैसूलीपट्टनम में, ये बे ऑफ बंगाल के पास जगह थी। 1612 में इन्होंने फर्स्ट ये पहली सेटलमेंट की थी इन्होंने 1611 में, लेकिन फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट जो की थी वो इन्होंने 1612 में की थी सूरात के मुकाम पर। उसके अलावा 1640 में इन्होंने एक ट्रेडिंग पोस्ट कायम की थी, यानी कि एक फैक्ट्री कायम की थी मद्रास में। 1661 में इन्होंने एक ट्रेडिंग पोस्ट कायम की थी बॉम्बे में। और उसके अलावा 1690 में इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट कायम की थी कोलकाता में। तो अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। इनके लिए ये जो तीन इलाके हैं ना, ये वाले, इसको इन्होंने प्रेसिडेंसीज भी कहा था। ये इनके मेन गढ़ थे, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। मद्रास के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ, इसका जो सी था ना, समुंदर ये था, वो यूजली रफ था, और बीच जो इसका था वो कवर्ड विद पेबल्स के साथ था। और मद्रास में इन्होंने 1640 के अंदर 1640 में एक किला बनाया था सेंट जॉर्ज के नाम से, जो कि विच कंटेन ऑफिसेस एंड मिलिट्री एरियाज एज वेल एज अ चर्च बिल्डिंग। उसके अलावा अच्छा, यहाँ का जो है एटमॉस्फेयर इनके लिए अच्छा नहीं था, यानी कि लोग ये बीमार वगैरह इनके ज़रूर होते थे यहाँ पर। उसके अलावा फिर इन्होंने बॉम्बे में कैसे डेवलपमेंट की थी, बॉम्बे इनको मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अगली स्लाइड में बताऊंगा कि बॉम्बे में इन्होंने कैसे इतनी डेवलपमेंट की। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बॉम्बे के ज़रा हालात वालात बता देता हूँ कि यहाँ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर कैसा था। 1660 में बॉम्बे मिला था किंग चार्ल्स टू को, और उसने फिर जो है ना इसको लो रेंट पर कंपनी को दिया। और कंपनी ने यहाँ पर अपनी एक नेवी डेवलप की, जिसको बॉम्बे मेराइन कहते थे उस ज़माने में। और यहाँ पर अपना किला भी एक तामीर किया। उसके अलावा यहाँ का एटमॉस्फेयर यहाँ के लोगों के लिए सूटेड नहीं था, अंग्रेज़ों को बीमारी होती थी यहाँ पर, ठीक है, जो डायरा वगैरह इस तरह की टाइप बीमारियाँ होती थी, इनको फीवर्स होते थे। उसके अलावा तीसरी इनकी अहम ट्रेडिंग पोस्ट थी जो कि प्रेसिडेंसी का पार्ट थी, वो 1690 में इन्होंने कोलकाता में अपनी तिजारत शुरू की थी, और ये होगली के रिवर के करीब बनी थी ये। उसके अलावा कलकत्ता एक अच्छा इनके लिए साइट था ट्रेडिंग के लिए। यहाँ का रिवर वाइड भी था, डीप भी था, विच मेड इट इजी फॉर शिप्स टू एंकर। 1700 के अंदर अंदर, यानी कि 1700 में कई हज़ार ब्रिटिशर्स जो वहाँ पर रहने लग गए थे, यानी कि 2-3 हज़ार के करीब वहाँ पर लोग रहने लग गए थे। लेकिन वहाँ पर जो डिसएडवांटेज ये था कि जो सैंड्स ऑफ द रिवर थी, उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ की शिप के लिए, मॉस्किटोज़ थे वहाँ पर, और उसके बाद स्वैम्प्स मेकिंग द एरिया अनहेल्दी। अ ह्यूज सॉल्ट वाटर लेक फ्लडेड ड्यूरिंग द monsoons, and when the water receded it left behind dead fish rotting in the streets। उसके अलावा फिर 3 यूरोपियंस भी डाइड हुए एपिडेमिक से, कॉलरा से, मलेरिया से। उसके अलावा फिर 1697 के अंदर काम शुरू किया, किला बनाने लगे थे ये। उस वक़्त के जो किंग थे वो किंग विलियम थ्री थे, उन्हीं के नाम से जो है वो किला बना था, जिसको फोर्ट विलियम कहते थे, जो कि इनका बड़ा अहम तरीन किला भी था। अच्छा, 1750 तक जो है वो इसकी पॉपुलेशन 500,000 हो गई थी। अच्छा, अब इनके जो दुश्मन थे, यानी कि जो ट्रेड राइवल थे ब्रिटिश के, वो पुर्तगीज़ थे, उसके अलावा डच थे और फ्रेंच थे। अच्छा, सबसे पहला जो राइवल था वो तो इनके पुर्तगीज़ थे। अब पुर्तगीज़ से इनकी कैसे सुलह हुई? जो पुर्तगीज़ के बादशाह थे, उसकी जो सिस्टर थी उसका नाम था कैथरीन। कैथरीन की शादी इन्होंने करवाई किंग चार्ल्स टू से, जो बरतानिया की उस वक़्त के किंग थे,
उसने अपनी बहन को बॉम्बे जो है वो जहेज़ में गिफ्ट दे दिया था। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कौन सी मलका बरतानिया जो बॉम्बे यानी कि जहेज़ में बम्बई गिफ्ट लाई थी, तो वो ये कैथरीन थी। उसकी वजह से इनके आपस में एक अच्छे रिलेशनशिप शुरू हो गए थे। तो 1660 में उन्होंने इसको गिफ्ट की थी किंग चार्ल्स टू को, फिर 1661 में उसने लो रेंट पे कंपनी को दे दिया था, और 1671 के अंदर ये मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर कंट्रोल कर चुके थे बॉम्बे के ऊपर। सो पहला जो हार्डल थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो निकल गई। अब जो ब्रिटिश हो गए थे साइड पे, अब दो थ्रेट सामने आ गए थे। एक डच का थ्रेट आ गया था, दूसरा फ्रेंच का थ्रेट आ गया था। अच्छा, अब हम ज़रा फ्रेंच को स्टडी करते हैं कि फ्रेंच कैसे कंपनी बनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 के अंदर बनी थी। अच्छा, 1664 में ये कंपनी वजूद में आई है, और 1730 के अंदर इन्होंने अपनी ट्रेड को एक्सपेंड किया है बंगाल के अंदर। और फ्रेंच को जो उस वक़्त लीडर थे, जिसको जो कि तमाम सेटलमेंट यहाँ पर देख रहे थे इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो उनका नाम था जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। ये 1742 में इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ ऑल फ्रेंच सेटलमेंट्स इन इंडिया। इस दो तरह ये फ्रेंच राइवल था। एक तो इनका यूरोपियन राइवल्स था, आपस में मुल्क कंट्री टू कंट्री लड़ रहे थे। दूसरा ये इधर भी लड़ रहे थे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, 1642 में इसको अपॉइंट किया गया। तो इसने अब सोचा कि जो मैं बरतानिया को कैसे अब स्किप करूँगा यहाँ से। तो उसको स्किप करने से पहले पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं इस स्लाइड के अंदर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मिलिट्री रूलर बनी थी। हम अब उसमें हम ये देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रिटिश ने अपनी पावर को कैसे डेवलप किया, क्योंकि ये तो प्योर ट्रेडिंग के गर्ज से आए हुए थे। अब जहाँ पर इनको स्पेस मिलता गया, इन्होंने सबसे पहली काम शुरू किया, वो इन्होंने मिलिट्री रूलर बने। ये मिलिट्री डेवलपमेंट की, डिफेंस डेवलपमेंट की इन्होंने सबसे पहला काम ये किया, इन्होंने मुकामी सिपाहियों को भर्ती करना शुरू किया, और मुकामी सिपाहियों से इन्होंने अच्छी खासी अपनी मिलिट्री बना ली, जिसमें 1717 में इनके पास सिर्फ 300 सोल्जर थे मद्रास में, लेकिन 1742 में इन्होंने 300 से 1200 सोल्जर डेवलप कर लिए थे अपने, जो कि लोकल सिपाही ये रिक्रूट करते थे। तो इनकी आर्मी अच्छी खासी इन्होंने बना ली थी बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में। उसके अलावा अब इससे क्या हो रहा था, इससे ये हो रहा था कि इनका डिफेंस मजबूत होता गया। अब उसका एक और बेनिफिट हुआ, यानी कि एक तो इनकी मिलिट्री डेवलपमेंट हो गई थी, दूसरा अब अगली इनकी स्टेज थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पॉलिटिकल में, यानी कि पॉलिटिकल रूलर कैसे बने, ये पॉलिटिक्स में कंट्रोल कैसे करना शुरू किया। अब इन्होंने आर्मी की अपनी अच्छी एक आर्मी डेवलप कर ली और मॉडर्न वेपन के साथ कर ली। अब उससे क्या हुआ कि वहाँ के जो मुकामी रूलर थे, उन्होंने सॉरी यहाँ पर ये डिमांड किया था, यहाँ पर एक मिनट, डिमांड, यहाँ पर ये डिमांड का वर्ड आना है। अच्छा, उन्होंने अब क्या किया जी कि जो मुकामी रूलर होते थे उनकी तो आर्मी इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, ना वो इस तरफ तवज्जो दे रहे थे। वो क्या करते थे कि ब्रिटिश से आर्मी उधार लेते थे अपनी जंगें लड़ने के लिए। और उस पर मज़े की बात यह था कि बरतानवी शहरी तो होते ही थे, बरतानवी शहरी नहीं थे, सिर्फ मुकामी सिपाही थे, उन्हीं को भर्ती करते थे, उन्हीं के हाथों से उधर फाइट में वो आपस में लड़ते थे और मुकामी आदमी मरते थे वहाँ के। उससे बहरहाल खैर क्या हुआ, इन्होंने अपनी एक अच्छी आर्मी डेवलप कर ली। अब जब आर्मी इनकी उधार चलने लग गई, यानी कि लोग अपने डिफेंस के लिए यूज़ करते थे, बदले में ये क्या करते थे, ये उनके साथ एग्रीमेंट करते थे ट्रेड का, रूलर के साथ, वहाँ के लोकल राजा और नवाब के साथ। और फिर उसके अलावा एक और एग्रीमेंट इनका होता था कि ये बदले में लैंड ले लेते थे, उनके साथ ट्रेड भी करते थे, लैंड भी ले लेते थे। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिर उन्होंने उस इलाके में टैक्स भी कलेक्ट करने शुरू कर दिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका पॉलिटिकल सेक्शन बढ़ता चले गया। ये दो काम थे जिससे इनकी पावर बढ़ी, यानी कि डिफेंस। आप अमेरिका देखें, उसका क्या काम है पूरी दुनिया में, आप जिधर चले जाएं वो कहता ही, उसका काम ही यही है कि वो अपने आप को कहता है कि मैं डिफेंस में मजबूत हूँ, आप डिफेंस ना बनाएं। अब जापान देखें, कितनी ज़बरदस्त इकोनॉमी है, दुनिया की अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी बना सकता है, लेकिन मसला क्या है, वो एक छोटा सा मुल्क है नॉर्थ कोरिया, इधर से धमकाता है उसको, वो कहता है कि अमेरिका जी मेरी हेल्प करे। अमेरिका उस हेल्प के आप देखें 2-2.5 हज़ार उनकी जो है वो बंदरगाह के ऊपर जापान के
सिपाही लगा हुआ अमेरिका का, अच्छी खासी तनख्वाहें देते हैं, वो फिर क्या होता है आपको अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, आप टैक्स ऐसे कलेक्ट करें, ये करें वो करें, डिक्टेशन देना। तो यही सूरत हाल ईस्ट इंडिया कंपनी में है, जो आज है उस वक़्त भी यही है। हमें हिस्ट्री पढ़ने का मकसद ही यही होता है कि हम वहाँ से पास से चीज़ें सीखें और अब जो है वो एक नए तरीके से उसकी डेवलपमेंट करें। अच्छा, अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कि कैसे पुर्तगीज़ रास्ते से हट गए। अब दो थ्रेट डायरेक्ट आ रहे थे, एक डच का थ्रेट आ रहा था और दूसरा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन डच का इतना थ्रेट नहीं था, मेन थ्रेट इनका था। तो 1746 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फ्लीट भेजा, जोसेफ ने जनरल ये लीडर जोसेफ था, इसने एक फ्लीट भेजा जिसने ट्रेडिंग पोस्ट थी जो मद्रास में इनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो इन्होंने कंट्रोल में ले ली थी। फिर पौंडीचेरी का इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया। ये दोनों कर्नाटक के कोस्ट के पास के ऊपर थे, लेकिन इन्होंने इसको पौंडीचेरी को अपना कैपिटल यहाँ पर बनाया। उसके अलावा फिर मद्रास का जो इलाका था ये इन्होंने बाद में वापस कर दिया था फौरी तौर पर, लेकिन इसके लिए इन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बनानी शुरू की कि हम इसको अब कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए इन्होंने जो है एक नई हिकमत अमली बनाई और इन्होंने मुकामी रूलर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इनकी एक प्राइवेट वॉर भी छिड़ गई थी उसको 1751 के ज़माने में। उसके दरमियान में फिर एक नया मिलिट्री का एक लड़का सामने आया मिलिट्री में, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से था, रॉबर्ट क्लाइव था, जिसको क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हम उसको अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव की पहली विक्ट्री क्या थी, जिसको क्लाइव ऑफ इंडिया कहते थे। फ्रेंच क्या कर रहे थे, जब कर्नाटक पर आए हैं कोस्ट के ऊपर, कर्नाटक के इलाके के ऊपर, तो वहाँ के जो मुकामी रूलर थे वो चंदा साहिब थे। अच्छा, फ्रेंच ने अब चंदा साहब को सपोर्ट करना शुरू किया। अब जो फ्रेंच का जनरल था उसने कोशिश की कि मैं बरतानिया की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको कैसे यहाँ से किक आउट करूँ और अपना पूरा कंट्रोल कर लूँ यहाँ पर। तो उसने चंदा साहब को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लोकल रूलर को। अब ब्रिटिश किसको सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश कर रहे थे मोहम्मद अली ख़ान को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, अब इसमें इनकी कैसे जो है वो फर्स्ट डिफीट कैसे हुई फ्रेंच के ब्रिटिश हैंड के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पर। 1751 के अंदर चंदा साहिब ने, जो कि फ्रेंच के फेवरेट थे, इन्होंने बीसीज कर लिया मोहम्मद अली ख़ान को, जो कि ब्रिटिश का फेवरेट था, इन अ फोर्ट्रेस ऑफ ट्राइकाइनोपोली। ट्राइकाइनोपोली का जगह थी, वहाँ पर किला था जिसमें मोहम्मद अली ख़ान क़याम पजीर थे, मद्रास के करीब। तो क्लाइव मेडा, अच्छा मद्रास का इलाका और पौंडीचेरी दोनों ही कर्नाटक के पास थे, ये कर्नाटक के इलाके में आते थे। अच्छा, उसने अब क्या किया जी, जो ब्रिटिश का था मोहम्मद अली ख़ान, जिसको मोहम्मद अली ख़ान को ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे चंदा साहिब को। अब इसमें क्या हुआ, जिस वक्त चंदा साहब ने इसको जो फोर्ट्रेस था ट्राइकाइनोपोली का, वहाँ पर इसने कंट्रोल कर लिया। अब फ्रेंच ने सोचा कि इसकी मदद के लिए ब्रिटिश आएंगे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव बड़ा फाइन किस्म का आदमी था, उसने एक बड़ी अच्छी चाल चली, वो इसकी मदद को गया ही नहीं। उसने क्या किया जी, जो चंदा साहिब थे कि उसका किला जो था वो आरकोट के ऊपर पास था, यानी कि आरकोट जगह में था, ये उसके किले की तरफ गया, उधर जगह खाली थी। तो रॉबर्ट क्लाइव जब उधर गया, उसने क्या किया जी, उसने चंदा साहिब का वो आरकोट का इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया। चंदा साहब को जब पता चला, वो वापस आया, तो चंदा साहब से वो इलाका कवर ना हो सका। तो बहरहाल अगले साल फिर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, जून 1752 के अंदर 1752 में ये मार्च कर गया ट्राइकाइनोपोली के ऊपर। तो उसमें इसने उसको शिकस्त दी रॉबर्ट क्लाइव ने ट्राइकाइनोपोली में चंदा साहब को। फ्रेंच भी सरेंडर कर गया, चंदा साहब को एग्जीक्यूट करवा दिया गया, मर गया। फिर मोहम्मद अली ख़ान बिकेम नवाब ऑफ कर्नाटक के नवाब बने। तो ब्रिटिश ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया था मुकम्मल तौर पर। तो ये फ्रेंच की पहली शिकस्त हुई, जो कि इनके हाथ से कुछ इलाका निकल गया। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने बंगाल को कैसे अपना कब्जे में लिया। मैं आपको ये एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, हम मैं अगले एक लेक्चर में, जो कि 4 लेक्चर हैं, जिसमें जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड ही हैं आगे पीछे, यानी कि वो रिलेटेड ऐसे हैं कि ब्रिटिश इंपीरियलिज़म है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, मुग़ल डिक्लाइन है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जिस वक्त ब्रिटिश इंपीरियलिज़म को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर,
उसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि बंगाल ही वो बेस था जिस पर इन्होंने कंट्रोल करके इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आगे बढ़ाया। अच्छा, अब ब्रिटिश ने ये देखना है कि बंगाल को कैसे अपने कंट्रोल में लिया है। तो बंगाल को कंट्रोल में उन्होंने ऐसे लिया, बंगाल को उन्होंने कैसे कंट्रोल में लिया कि जो नवाब सिराजुद्दौला थे 1756 के अंदर 19 साला जवान नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश को और फ्रेंच को कहा कि आप यहाँ से, ये जो नवाब सिराजुद्दौला थे उसने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, ठीक है जी, और हमारे इलाका हमारे हवाले कर दें, दोनों कंपनियां यहाँ से चले जाएं। लेकिन जो फ्रेंच थे वो इस बात पर एग्री हो गए कि भाई हम जा रहे हैं, लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने कहा नहीं भाई हम नहीं जाते हैं। तो नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया जी, नवाब सिराजुद्दौला के पास जो उस वक़्त फ़ौज थी वो 50,000 मैन की फ़ौज थी। इन्होंने, मैंने आपको शायद बताया था पहले पहले कि 1697 के अंदर इन्होंने अपना किला बनाना शुरू किया था कोलकाता में। ये फोर्ट विलियम था, किंग विलियम थ्री ने बनवाना शुरू कर दिया था। इसने नवाब सिराजुद्दौला ने जब इन्होंने, ब्रिटिश ने बात नहीं मानी तो इन्होंने चढ़ाई कर दी इसके ऊपर, फोर्ट विलियम के ऊपर, और इन्होंने इसके को कंट्रोल कर लिया था। अच्छा, अब ये जंग जीता कैसे था। यहाँ पर इस वक्त सिर्फ 250 सोल्जर थे, जिसमें से 70 तो वो थे जो बीमार थे। उसके अलावा 250 ऐसे थे जिनको सोल्जर फौरी तौर पर रिक्रूट किया गया, जिसमें इंग्लिश भी थे, पुर्तगीज़ थे, आर्मीनियंस थे, बट दे वर अनट्रेंड। उसके अलावा in addition that the British did not have enough guns or ammunitions and their gun powder was damp and useless, यानी कि बेकार किस्म का माल था इनका। उसके अलावा 2000 आदमी किले में और थे जो कि अपनी, यानी कि यही 200-250 लोग जो थे ये अपनी बीवी बच्चों को लाए हुए थे। वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता फरार हो गए, जिसमें से नवाब सिराजुद्दौला को, जाहिर सी बात है इतनी 50,000 मैन की आर्मी और वहाँ पर कुछ भी ना हो, इन्होंने उनके लोगों को कैप्चर कर लिया था। तो जिस वक्त कैप्चर करके वो इनको वापस लेकर गया, वहाँ पर इसने इनको बंद कर दिया था। एक स्टोरी मशहूर है, स्टोरी ऑफ ब्लैक होल ऑफ कोलकाता। ब्लैक होल ऑफ कोलकाता की स्टोरी ये बताई जाती है कि 20 जून 1756 की रात, जिस वक्त ये उनको कैदी बना के लेके आया है नवाब सिराजुद्दौला, इसके बारे में ये कोई अनट्रू स्टोरी नहीं है, मुख्तलिफ बातें बनी हुई हैं इसके बारे में, ठीक है जी, जो कि मैंने पढ़ा है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। कि उस रात सख्त हॉट और स्टीमी था, और इंडियन नवाब सिराजुद्दौला ने जिस वक्त फोर्ट विलियम पर कब्ज़ा किया तो वहाँ के 146 ब्रिटिश पीपल को इसने स्लेव बनाया, इसमें से एटलीस्ट 1 वुमेन थी। तो सिराजुद्दौला ने ऑर्डर दिया कि इनको किले में बंद कर दो, एयरलेस प्रिजन सेल में, जहाँ के हवा ना आए वहाँ पर बंद कर दो इनको। और कहा जाता है कि ये उन लोगों के लिए किला यूज़ होता था, ये कैद का वो कमरा था जो कि ड्रंकन पीपल, नशे में लोग होते थे, उनके लिए यूज़ होता था। उसके अलावा इसकी 18 फीट लंबाई थी, 14 फीट चौड़ाई थी, जो कि जिसके अंदर हाँ 2 स्मॉल बेयर्ड विंडोज़ थी, और जहाँ पर फूड और वाटर 10 घंटे तक कोई ना दिया गया उन लोगों को, खाना पीना पानी बंद 10 घंटे के लिए। तो उसमें से जब अगले दिन या निकाला गया इनमें से, तो उसमें से चंद एक लोग ज़िंदा बचे थे, और उसमें से एक मशहूर आदमी था जिसको जॉन जेड हॉलवेल भी कहते हैं, और उसने ये स्टोरी लिखी, और उसने जो है वो बाद में उनको बताया जाकर बरतानिया वालों को, तो वो इतने अग्रेसिव हुए, बहुत अरसा तक उनके स्कूलों में पढ़ाया जाता रहा था। तो इससे फिर ब्रिटिश के अंदर मज़ीद गुस्सा या फ्यूरियस हुए, अग्रेसिव माइंड हुए वो, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना वो मज़ीद सोचा कि अब इनको डिफ़ीट कैसे करना है। यहाँ से इनके कलकत्ता इनके हाथ से चले गया था। फिर उसके बाद अक्टूबर 1756 में ब्रिटिश ने फिर दोबारा कोशिश की, जिसमें एडमिरल वेटसन इसकी कमांड कर रहे थे, वो इन्होंने वापस अपना इलाका ले लिया था। ये इनकी एक अच्छी थी, लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव ही इसको मैनेज कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव के 2 उस वक़्त मेन काम थे। एक उसने कहा था कि मैं कलकत्ता के इलाका वापस लूँगा, दूसरा उसने कहा था मैं चंदरनगौर का इलाका वापस लूँगा, जो कि फ्रेंच के कंट्रोल में आया हुआ था। चंदरनगौर का उसने इलाका कैसे वापस लिया फ्रेंच का, जब उन्होंने
जब उन्होंने इसको कलकत्ता को रीटेक किया है तो उससे कुछ महीनों बाद इसने ऑर्डर जारी किया। जो इसका चंद्रनगौर का गवर्नर था उसने कहा कि यहाँ पर, बल्कि ये इनकी ट्रेडिंग अच्छी पोस्ट भी बनी हुई थी फ्रेंच की, इसने ऑर्डर जारी किया कि आप इसको किले को छोड़ दो। जो उसने अल्फाज लिखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो ख़त लिखा उसने, ये 1756 में इसने ख़त लिखा था गवर्नर ऑफ चंद्रनगौर के बारे में कि सर, द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट फ्रांस के खिलाफ वार वो कर चुका है। आई समन यू इन हिज नेम टू सरेंडर द फोर्ट ऑफ चंद्रनगौर। इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल यू आर टू आंसर द कॉन्सिक्वेंस। कहता अगर तुम इनकार करोगे तो अपने नताइज के तुम खुद जिम्मेदार होगे। एंड एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ वार। और वार के मुताबिक तुम्हें ट्रीट किया जाएगा अगर इनकार करोगे तो। आई हैव द ऑनर टू बी सर योर मोस्ट ओबीडियंट एंड हम्बल सर्वेंट रॉबर्ट क्लाइव। तो बहरहाल उसने ना माना रॉबर्ट क्लाइव की ये बात को। दोनों की आपस में वार हुई ज़बरदस्त किस्म की। तो दोनों तरफ कैजुअल्टीज़ भी हुई थी और फ्रेंच ने सरेंडर कर दिया था। तो ये फ्रेंच की दूसरी शिकस्त हुई। यानी कि मद्रास वो पहले ही दे बैठे थे, कर्नाटक से उनको निकाल दिया गया, चंद्रनगौर से इनको निकाल दिया गया। अब ब्रिटिश की एक्सपेंशन हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। अब मेन काम था हिस्टोरिक बैटल ऑफ प्लासी, जंग प्लासी 1757 में। ये जब इसकी शिकस्त हुई है नवाब सिराजुद्दौला को, उसके बाद ब्रिटिश जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता गया। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में बताऊं। कलकत्ता इन्होंने रीटेक कर लिया, चंद्रनगौर रीटेक कर लिया ब्रिटिश ने। अब ब्रिटिश चाहता था कि नवाब सिराजुद्दौला का खात्मा हो, जिसने बुरी तरह इनको डिफीट किया था। अच्छा, 1757 के अंदर क्लाइव आर्मी ने अटैक किया सिराज को एट प्लासी इन वेस्ट बंगाल स्टेट में। अच्छा, ये जो प्लासी का वर्ड है इसका नाम आया है पैलेस से। इसका मतलब होता है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ये ट्री वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा जी, नवाब ने सॉरी नवाब कह दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने 22 जून को 22 जून 1757 को इसका जो हंटिंग हेडक्वार्टर कहते थे इसको, इसका नवाब सिराजुद्दौला का, इसने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। इसको कहते कब्ज़ा किया तो प्लासी हाउस फॉर हिज हेडक्वार्टर्स। तो इसके जो लोग थे इन्होंने वहाँ पर कैंपिंग की मैंगो ऑर्चर्ड के अंदर। तो अगली सुबह सुबह रॉबर्ट क्लाइव जो कि प्लासी हाउस के ऊपर था, इसके ऊपर से छत से वो देख रहा था अलग सुबह। उसने देखा कि सिराजुद्दौला आगे बढ़ रहा है अपनी आर्मी के साथ और उसके पास 50,000 कैवलरी एंड इन्फेंट्री थे एंड 40 लार्ज कैनन पुल्ड बाय ऑक्सन। अच्छा, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आर्मी इसके मुकाबले में बहुत छोटी थी और ऐसे लगता था कि इम्पॉसिबल है कि ये वॉर जीत लेंगे, वार जीत लेंगे ये। अच्छा, अब उसने इसको कैसे डिफीट किया। तो इनकी जंग सुबह 6 बजे शुरू हुई है कैनन फायर के साथ। ठीक है जी। और दोपहर के वक्त ज़बरदस्त हैवी रेन हुई और बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अब उससे नुकसान क्या हुआ, सिराजुद्दौला इतनी तेज़ी से अपने एमुनिशंस वगैरह को कवर ना कर सका, लेकिन उसके मुकाबले में रॉबर्ट क्लाइव ने उसको कवर कर लिया तमाम सारा कुछ। अच्छा, जब उसने इसको कवर कर लिया तो उसके थोड़ी देर बाद जब मौसम वगैरह क्लियर हो गया, इसका सारा एमुनिशंस मरतूब हो चुका था, डंप हो चुका था, बेकार हो चुका था। और उसने जब इस वक्त फ़ाइट शुरू की है तो नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई है, इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और ये भाग गया। अच्छा, उसके बाद ये इलाका इसके कंट्रोल में आ गया था। तो इसमें नवाब सिराजुद्दौला को हरवाने में मीर जाफ़र का बहुत ज़्यादा काम है। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको रिश्वत दी थी और उसने हेल्प की थी कि वो आर्मी उसके अगेंस्ट अच्छी तरह परफॉर्म ना कर सके, और उसने वादा भी किया था कि मैं आपको आगे चल के नवाब बनाऊंगा। अच्छा, जब सिराजुद्दौला वहाँ से भाग गया तो मीर जाफ़र को पता चला कि ये किसी जगह पर छुपा हुआ है। दाना शाह एक शख्स था। ये जब यहाँ से नवाब सिराजुद्दौला भाग गया अपनी सामान वगैरह लेकर, तो एक जगह पर जिस ये ठहरा किसी जगह पर थोड़ा सा 70 माइल्स अवे फ्रॉम द बंगाल से। तो वहाँ का एक शख्स था दाना शाह, इसने उससे खुराक की रिक्वेस्ट की। उसने देखा कि यार इसने कपड़े ऊपर तो बुरे से पहने हुए लेकिन नीचे बड़े एक्सपेंसिव शूज़ पहने। वो समझ गए ये वही शख्स है नवाब सिराजुद्दौला।
तो उसने फिर जो है वो फौरी उसको मीर जाफ़र को बताया, तो मीर जाफ़र ने इसको मरवा दिया। वो इस वजह से मरवाया था कि ताकि किसी तरीके से ब्रिटिश से ये सुलह ना हो जाए। उसने कहा अगर सुलह हो गई तो फिर मेरी खैर नहीं है, दोबारा नवाब बन जाएगा, पपेट नवाब बन जाएगा, लेकिन मेरी खैर नहीं है। तो इसके मुकाबले में फिर नवाब सिराजुद्दौला को साइड पर करवा दिया गया, कत्ल करवा दिया गया। मीर जाफ़र को बंगाल का फिर नवाब बनाया गया, जो कि पपेट था, और इसने अच्छे खासा पैसा भी दिया। ठीक है जी, कि मैं आपके रेवेन्यू भी दूंगा आपको, लेकिन आप मुझे उसके ऊपर रहने दें। और फिर ये थोड़ा ही अरसा नवाब रहा था यहाँ का। तो बंगाल इनके कंट्रोल में आ चुका था। तो ऐसे बंगाल कंट्रोल में आया था, और हिस्टोरियंस बताते हैं कि बंगाल वो बेस थी जिसको ब्रिटिश ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे होल इंडिया की तरफ मूव कर दिया था। अच्छा, अब उसके बाद फाइनल डिफीट ऑफ डच की फाइनल डिफीट कैसे हुई? तो डच ने देखा कि बड़ी तेज़ी से ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ रही है। तो इन 1759 में डच ने फिर कोशिश की, एक फ्लीट भेजा जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने कैप्चर कर लिया था और इसकी आर्मी को डिफीट कर दिया था। तो उससे ऑनवर्ड ब्रिटिश डच ट्रेड तो वहाँ पर ज़रूर करते रहे, लेकिन पॉलिटिकल मिलिट्री पावर उनकी ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, उसके बाद अब फाइनल डिफीट ऑफ द फ्रेंच की कैसे हुई? फ्रेंच की फाइनल डिफीट हुई है जी पौंडीचेरी के अंदर। 1761 के अंदर फ्रेंच का जो कैपिटल होता था पौंडीचेरी, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। फ्रेंच गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि ब्रिटिश बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बड़ी पावर हो रही है। तो इन्होंने भी जो है वो एक दफ़ा फिर वॉर करने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम हुए और फिर फ्रेंच यहाँ से चले गए, वेस्ट इंडीज़ अटलांटिक ओशन वाली साइड पर चले गए। और उसके बाद दोबारा जो है वो उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, यानी कि उस लेवल पर उनकी इंटरवेंशन ख़त्म हो गई थी। अच्छा, अब फाइनल और आखिरी हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो बैटल ऑफ बक्सर है 1764 के अंदर। हमने जब स्टार्ट में देखा कि ब्रिटिश के मुकाबले में पुर्तगीज़ थे, डच थे, फ्रेंच थे। अब डच भी तो वो तो ज़ाहिर सी बात है रिलेटिव रिलेशनशिप की वजह से पुर्तगीज़ साइड पर हो गए। डच को फाइनल डिफ़ीट हो गई थी। उसके बाद इनको फाइनल डिफ़ीट जो फ्रेंच को दी थी वो 1761 में दी थी। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर है क्या? रॉबर्ट क्लाइव 1758 के अंदर में ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बना। गवर्नर जनरल नहीं, सिर्फ गवर्नर बना था। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ था, ये 2 साल रहा था। 1759 के अंदर शाह आलम टू जो कि मुगल न्यू एम्परर बना था एट दैट टाइम, 30 साल की उम्र में इसकी उम्र थी। अब ये कोशिश कर रहा था कि मैं अपने वालदैन की वो जो ग्लोरी थी मुगल एम्पायर की, मैं वो रिकवर करने की कोशिश करूं, और इवन कि मैं दिल्ली को भी रिकवर करने की कोशिश करूं। तो इसके लिए उसने जो है वो पैसे डिमांड किए, और वो टैक्सेस कहाँ से डिमांड किए कर रहा था कि बिहार और बंगाल से। लेकिन कंपनी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो 1760 में मीर जाफ़र को हटाकर नवाब मीर कासिम को नवाब लगा दिया गया था, जिसने इनकार कर दिया कि मैं ब्रिटिश की पपेट नहीं बनूंगा और आपको यहाँ से निकालूंगा। तो मीर कासिम ने कुछ मुग़ल अलाइस जिसमें शाह आलम टू था उसने इकट्ठा किया उनको, और उसने बिहार स्टेट की तरफ मूव कर गया, और उसने कहा जी ब्रिटिश से हमारी तुम्हारी फ़ाइट है। और जिसमें इंडियन साइड पर बताया जाता है कि 30,000 मैन थे, और जिसमें कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 7,500 आदमी थे, जिसमें से भी 24 ने बगावत कर दी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड वर ब्लास्टेड टू बिट्स बाय कैनन, जो कि किसी ज़माने में ओल्ड मुगल सजा दिया करते थे। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पर जब बैटल शुरू हुई है, बैटल ऑफ बक्सर, तो मुग़ल और ये जो दूसरे अलाइज थे मीर कासिम, ये इसके अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी के खड़े ना हो सके। तो आखिर में ब्रिटिश के तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ मैन मारे गए, 2000 दूसरी तरफ ये मारे गए, मुग़ल वगैरह दूसरे लोग मारे गए सोल्जर्स, और मीर कासिम को शिकस्त हुई। जैसे ही तो शाह आलम को पता चला, शाह आलम ने भी जो है वो तस्लीम कर ली अपनी शिकस्त। उसने फौरी तौर पर कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ऑफ़र कर दी दीवानी का। दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट टैक्सेस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के अंदर। कहा कि जी आप टैक्स इकट्ठा करें। तो उसके बरअक्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको 2 आब का इलाका दे दिया, और इसने इत्तफाक किया जी कि मैं सालाना 26 लाख रुपया ये इलाका को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मैं पे करूँगा।
तो उसके बाद ये आखिरी मुग़ल अम्पायर था जिसने सर उठाया, और उसके बाद फिर ना तो किसी इलाके के नवाब में हिम्मत रही। क्यों हिम्मत इसलिए नहीं रही थी, एक और मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, एक सब्सिडियरी अलायंस था, ये इन्होंने 1784 के बाद किया था। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब ये होता है कि आप अपनी आर्मी नहीं डेवलप कर सकते, आपको आर्मी चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, उसके बदले में वहाँ के लोकल रूलर राजा पैसा उनको प्रोवाइड करते थे। और उसमें सबसे पहले हैदराबाद ने 1800 के अंदर किया, फिर मराठास यानी 1801 में ओध प्रोविंस आया, फिर 1802 में मराठास ने इसको एक्सेप्ट किया। तो फिर उसके बाद इनके अंदर क्योंकि मिलिट्री थी नहीं, इनकी मिलिट्री डिफेंस कमज़ोर हो चुका था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पॉलिटिकल कंट्रोल में भी आ गए। लेकिन बंगाल इनकी बेस थी, उसके अलावा फिर किसी के अंदर जरूरत नहीं हुई, ना कोई मुग़ल उठा दोबारा, और आहिस्ता आहिस्ता सब बेड़ा गर्क हो चुका था इनका। अच्छा, अब ब्रिटिश की काज़िज़ क्या थी सक्सेस की? जो मैं समझता हूँ ब्रिटिश की जो काज है सक्सेस की, एक तो ये थी कि उसने मीर जाफ़र को शिकस्त दी बंगाल के अंदर, यानी कि मीर जाफ़र को ब्राइब दी, और उसकी वजह से भी एक सक्सेस की रीज़न बनी। दूसरी, इनकी वेपन्स की मॉडर्नाइजेशन बहुत थी। तीसरी ये है कि मुग़ल यहाँ पर सिर्फ, और दूसरे लोग ट्रेड में इंटरेस्टिंग थे, प्रॉफिट में इंटरेस्टेड थे, उनकी इस तरफ नज़र नहीं थी कि दूर के वो, यानी कि ये पॉलिटिकल में और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने नहीं देखा। तीसरा इन्होंने यहाँ पर, या चौथा, यहाँ पर उन्होंने लोगों को रोज़गार मुहैया किए, जिसकी वजह से वहाँ के लोग इनकी तरफ माइल हुए, उन्होंने तवज्जो छोड़ दी, स्पेस को नहीं नोट किया उन्होंने। उसके अलावा फिर यहाँ पर ये एक एजुकेशन सिस्टम लाए थे, रेल अच्छा लाया निज़ाम अंग्रेज़, उसके अलावा इरिगेशन का सिस्टम लाए, रोड्स डेवलपमेंट लाए, फैक्ट्रीज़ लाए, उसके अलावा यानी कि इस तरह की चीज़ें इन्होंने वहाँ पर डेवलप करनी शुरू की। ये ब्रिटिश की सक्सेस का राज थे। तो इससे हमें मॉडर्न ज़माने में भी हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।